सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जून महीने के 4th वाले वीक का फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। और हाँ, एक बार फिर उन सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा जो इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी क्वेश्चंस का क्विज जरूर लगा लीजिएगा। क्विज कहाँ मिलेगा? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जहाँ पे वीडियो देखने के बाद आप इन सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। वहां पे आपको आपकी रैंकिंग भी दिखाई देगी उन सभी स्टूडेंट्स के बीच में जिन्होंने टेस्ट लगाया है। तो चलिए अब फाइनली शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो आंसर होगा 90 नंबर के। तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, आप जानते ही हो, मुकेश अंबानी, लेकिन अब ये दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल हो गए हैं। ये दुनिया के 90 सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं और टॉप पे तो हमेशा की तरह आपके अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। अच्छा, अभी आपको याद होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज से हमने पढ़ा भी था कि ये 150 बिलियन डॉलर के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है और इसने अपने आप को कर्ज मुक्त भी घोषित कर दिया है। अच्छा, एक और पॉइंट मैंने आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स वाले में बताया था कि ये जो इंडेक्स है ये हम पढ़ रहे हैं ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग। कहीं कहीं जगह आप फोर्ब्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग भी ये 9th पोजीशन पे ही है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में बस इतना सा अंतर है, ब्लूमबर्ग ने इनकी संपत्ति जो बताई है वो 64.5 बिलियन डॉलर बताई है और फोर्ब्स ने 64.6 बिलियन डॉलर बताई है। बस दोनों में ये अंतर देखने को मिलेगा, बाकी दोनों के अकॉर्डिंग ये 9th नंबर पे ही है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता हो, आप कंफ्यूज ना हो। फिर हाल ही में तेलंगाना ने मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए कौन से एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा TS वेदर। तो इस एप्लीकेशन से लोगों को मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी और ये स्पेशली किसानों के लिए है ताकि किसान मौसम की स्थिति क्या है उन्हें उसकी जानकारी मिल सके ताकि वो अपनी फसल वगैरह की प्लानिंग अच्छे से कर पाए। अच्छा, आपको याद होगा अभी मुंबई में भी मौसम की बाढ़ की चेतावनी के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। क्या नाम था उसका? आई फ्लोज नाम था, आई फ्लोज। और उससे पहले में भी मौसम की जानकारी के लिए, बाढ़ की चेतावनी के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। उसका नाम क्या था? मेघदूत एप्लीकेशन था। तो आप अगर कहीं पर भी नोट्स पे लिख रहे हो या PDF में लिख रहे हो तो एक साथ इनको लिख लेना। तेलंगाना ने जो किया वो TS वेदर है, मुंबई ने जो किया वो आई फ्लोज है और बेंगलुरु के लिए जो किया गया उसका नाम है मेघदूत एप्लीकेशन। फिर है भारत की जलवायु संकट की स्थिति पर जारी राष्ट्रीय रिपोर्ट, जिसमें बताया गया 1901 से लेकर 2018 तक के दौरान भारत का औसत एवरेज टेम्परेचर कितना बढ़ा है? तो आंसर होगा 0.7 डिग्री सेल्सियस। तो अभी भारत ने देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बताया है कि वर्ष 1901 से लेकर 2018 के दौरान भारत का जो एवरेज टेम्परेचर है ना वो 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है और इसका सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट। साथ में इस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि सदी के अंत तक यानी कि 2099 तक अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ सही रहने से मतलब हो गया कि आप पॉल्यूशन पे कंट्रोल कर पाए, अच्छे से पेड़ वगैरह लगा पाए, मतलब अच्छी ग्रीनरी आप कर पाए, सब कुछ अच्छे से रहा, तो 2099 तक केवल 2.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो 4.4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाएगा, जो कि काफी खतरनाक होगा। फिर हाल ही में लेजेंड ऑफ सहलदेव द किंग वू सेव्ड इंडिया नाम की जो बुक है उसको रिलीज किया गया है। आपको बताना है इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा अमिश त्रिपाठी हैं। जाने माने लेखक हैं ये अमिश त्रिपाठी और अभी इन्होंने ही इस बुक को लिखा है। क्या नाम है इसका? लेजेंड ऑफ सहलदेव द किंग वू सेव्ड इंडिया। बाकी काजुओ इशिगुरो के बारे में आप जानते ही होंगे, 2017 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको और अभी इन्होंने एक नॉवल लिखा है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन, जिसे अगले साल मार्च में लॉन्च किया जाएगा। दिनयर पटेल, दादा भाई नारोजी की बायोग्राफी इन्होंने लिखी है और बायोग्राफी का नाम है नारोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और शोभा डे ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है लॉकडाउन पियर्सन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज बुक। फिर अभी जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा विजय खंडूजा को। तो विजय खंडूजा, इनको जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है, इनका नाम याद रखना। बाकी संतोष झा ये बेल्जियम में भारतीय राजदूत बने हैं। गायत्री कुमार, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त बनी है। और रविश कुमार ये फिनलैंड में भारतीय राजदूत बने हैं। अच्छा, उच्चायुक्त और राजदूत, हाई कमिश्नर और एम्बेसडर के बीच में क्या अंतर होता है मैंने आपको डिटेल में बताया है। अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई इस वीडियो को या इस चैनल पे कोई फर्स्ट टाइम आया है तो मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि जनवरी से लेके अभी मिड जून तक, 15 जून तक जितने भी आपके एम्बेसडर या हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त या राजदूत नियुक्त हुए हैं उनका सेपरेट एक डेडिकेटेड ऑडियो बना दिया है, 6-7 मिनट का है। उसमें सारे के सारे आपको एक साथ मिल जाएंगे।
ये अपॉइंटमेंट्स, तो आप वो जरूर सुन लेना। ऑडियो रिवीजन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो यहाँ पे जिम्बाब्वे की बात कर लेते हैं। तो ये इसका कैपिटल है हरारे, और यहाँ पे दो जो ऑफिशियली करेंसी यूज होती है वो है यूएस डॉलर और आरटीजीएस डॉलर, और यहाँ के प्रेसिडेंट है इमरसन मंगांगवा। फिर है अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा सेतुरमन पंचनाथन। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं सेतुरमन पंचनाथन, और अब ये अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन के डायरेक्टर बन गए हैं, तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी विक्रम पावह ये BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट बने हैं। देवेंद्र कुमार सिंह सिडबी के नए डायरेक्टर बने थे, और अनमोल नारंग यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट करने वाली पहली सिख महिला बनी है ये। फिर है जर्मनी ने जनता को कोरोना से बचाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आंसर होगा कोविड वॉर्न। तो अभी जर्मनी ने कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए ये एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है कोविड वॉर्न। तो ये एप्लीकेशन क्या करेगा? अगर कोई व्यक्ति किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के पास जाता है या उसके पास कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज आता है तो ये उसे चेतावनी दे देगा। इससे वो व्यक्ति सतर्क हो जाए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे। आपको याद होगा इसी तरह का एक एप्लीकेशन भारत में भी लॉन्च किया गया था। क्या नाम था उसका? आरोग्य सेतु नाम था। बाकी जो सहयोग है, ये पोर्टल है जो लॉन्च किया था सर्वे ऑफ इंडिया ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी को कलेक्ट करने के लिए, और संयम एप्लीकेशन ये पुणे स्थित नगर निगम ने लॉन्च किया था क्वारंटाइन लोगों की निगरानी करने के लिए, और चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है MSME ने। बाकी जर्मनी की बात कर लेते हैं तो इसकी कैपिटल बर्लिन है। अच्छा याद रखना, जर्मनी की तो बर्लिन है, और बर्न किसकी है? बर्न स्विट्जरलैंड की है। जर्मनी की है बर्लिन, स्विट्जरलैंड की है बर्न। करेंसी इसकी यूरो है, और इसकी चांसलर है एंजेला मर्केल, और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। फिर है अभी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने किस नाम से एक मास्क बनाया है? तो आंसर होगा पवित्र पति। तो अभी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने आयुर्वेद उत्पादों के नैनो फाइबर पर बेस्ड एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क बनाया है, और इस मास्क को पवित्र पति नाम दिया गया है। मतलब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को यूज करके इसको बनाया गया है, जैसे कि नीम का तेल, हल्दी, चंदन, केसर, इन सब का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी से आपको एक पॉइंट याद आता होगा। अभी इन्होंने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए अनन्या नाम का स्प्रे भी बनाया था, अनन्या। बाकी नौरक्षक, ये नाम आपने सुना होगा, इस नाम का पीपी किट बनाया था किसने? भारतीय नौसेना ने। और जर्मी क्लीन ये डिवाइस DRDO ने बनाया था, जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनकी वर्दी को, उनकी ड्रेस को क्लीन करने के लिए। फिर है अभी किस राज्य में जॉब गारंटी स्कीम शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा झारखंड में। तो झारखंड की जो सरकार है वो मनरेगा के तर्ज पर जॉब गारंटी योजना शुरू करेगी, और झारखंड इस तरह की योजना को शुरू करने वाला दूसरा राज्य होगा, ये भी आप ध्यान रखें। अच्छा, ये दूसरा होगा तो पहला कौन सा था? तो इससे पहले केरल भी मनरेगा के तर्ज पर जॉब गारंटी स्कीम को शुरू कर चुका है। भाई मनरेगा योजना क्या है, उसमें क्या होता है? तो वो बेसिकली एक रोजगार गारंटी योजना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब परिवार हैं उनको 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो उसी तरह से ये जो योजना है ये शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए होगी, और झारखंड में इस योजना का नाम क्या रखा जाएगा? मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। यहाँ पे श्रमिक का क्या मतलब हो गया? शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। और मैंने आपको कहा था इससे पहले केरल में भी इस तरह की योजना शुरू हो चुकी है, तो वहां पे उस योजना का नाम क्या रखा गया था? AUEGS, यानी कि अय्यनकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ये भी आप ध्यान रखना। फिर अभी किसे ITF मेंस प्लेयर पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा निकी पूनाचा को। तो अभी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल के लिए चुने गए खिलाड़ियों की एक सूची जारी की है, जिसमें भारत के निकी पूनाचा का नाम भी है। इनको ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल में शामिल किया गया है। तो भारत से इनको चुना गया है, तो आपको इनका नाम याद रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी और भी चुने गए हैं, लेकिन वो नाम आपके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन से याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर आपका लंदन में है, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है डेविड हेगर्टी। डेविड हेगर्टी। फिर एक किस राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू की है? तो आंसर होगा त्रिपुरा सरकार ने। ये जो प्ले लिटिल स्टडी लिटिल है, इससे कहा जाता है एक तू खेलो एक तू पढ़ो, जिसका मतलब होता है थोड़ा खेलें थोड़ा पढ़ाई करें। तो अभी कोविड-19 के कारण स्कूल वगैरह तो खुल नहीं रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑडियो और वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी, और अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो उन्हें SMS के थ्रू जो पाठ्य सामग्री है वो मिल सकेगी।
फिर है हाल ही में जारी अमेरिकी बॉन्ड धारकों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? भारत 12वें स्थान पर है। तो अभी अप्रैल एंड तक भारत के पास 157.4 अरब डॉलर के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड थे, जिसके साथ भारत दुनिया में 12वां सबसे बड़ा अमेरिकी बॉन्ड धारक बन गया है। और नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे जापान है, यानी कि जापान के पास सबसे ज्यादा कितना 1266 अरब डॉलर के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड है। फर्स्ट पे जापान, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे ब्रिटेन और भारत 12वें नंबर पे। फिर अभी आयुष मंत्रालय ने योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किसे चुना है? तो आंसर होगा अनुष्का शर्मा को। तो ये अनुष्का शर्मा लोगों को योग करने के लिए प्रेरित करेंगी। तो सिंपल सा आपको इनका नाम ध्यान रखना है। बाकी जो हमारे आयुष मंत्री हैं उनका नाम है श्रीपद येसो नायक। इनका निर्वाचन क्षेत्र है नॉर्थ गोवा। अच्छा, मानुषी छिल्लर अभी इनको adidas का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2017 का मिस वर्ल्ड रही थी 2017 में ये। उसके अलावा सानिया मिर्जा, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, भारतीय टेनिस प्लेयर हैं ये। और अभी फेड कप जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस प्लेयर बनी थी ये। फेड कप जो होता है ये महिलाओं का टेनिस प्लेयर होता है, और पुरुषों का जो टेनिस प्लेयर होता है उसे डेविस कप कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। दिया मिर्जा की बात करेंगे, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर हैं और अभी इनका कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। फिर है अभी यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 जून को। हर साल 23 जून को ही मनाया जाता है इसको। अच्छा, 23 जून को हम 2 इंपॉर्टेंट डे और मनाते हैं। एक तो इंटरनेशनल विडो डे, अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस, और 23 जून को ही अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, 23 जून को 3 दिवस। अच्छा, ओलंपिक से कुछ पॉइंट मैं आपको याद कराना चाहूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि अभी जो समर ओलंपिक 2020 में मनाया जाना था हमें, टोक्यो ओलंपिक जिसे आप कहते हो, ये अब तो 2021 में होगा। तो इसके जो शुभंकर हैं, मैस्कॉट हैं, वो क्या है? मिराई तोबा और सोमाइटी, ये आपको याद रखने हैं। बाकी फिर अगला जो विंटर ओलंपिक होगा वो 2022 को होगा। वो कहाँ पे होगा? वो बीजिंग चाइना में होगा। और उसके शुभंकर भी आपको याद होने चाहिए, बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। फिर उसके बाद 2024 में जो समर ओलंपिक होगा वो पेरिस फ्रांस में होगा। और उसके बाद जो विंटर ओलंपिक होगा वो 2026 में होगा, मिलान कोर्टिना इटली में होगा। तो कम से कम इतना आप याद रखें। बाकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। फिर अभी भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया गया। किसने किया? तो मनसुख मांडविया ने किया। जहाज रानी यानी कि शिपिंग और रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री हैं ये मनसुख मांडविया, और इन्होंने अभी भारत के पहले और सबसे बड़े वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन बेसिकली फिक्की के द्वारा किया गया, और इस प्रदर्शनी को आयोजित करने का उद्देश्य क्या रहा? स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे प्रयासों को बढ़ावा देना। और ये भारत की पहली सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखना, जिसमें वर्चुअल रूप से कारोबार होगा। अच्छा, वर्चुअल बार बार आ रहा है, और मैंने आपको वर्चुअल का मतलब बताया भी था, अगर किसी को नहीं पता हो तो। देखो, सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूँ। वर्चुअल मतलब होता है जो रियल में नहीं है, हम उसे वर्चुअल कहते हैं। और मैंने आपको इसका उदाहरण दिया था, जैसे कि मिरर, यानी कि कांच के आगे आप देखते हो तो आपको फोटो दिखाई देती है मिरर के अंदर, तो वो आपकी रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? वो आपकी वर्चुअल है, क्योंकि जैसे ही आप ग्लास के आगे से हट जाओगे वो इमेज भी हट जाएगी, तो वो वर्चुअल है, काल्पनिक है। और अभी आप वर्चुअल काफी जगह सुन भी रहे होंगे, तो आपको इसके बारे में पता होगा। जैसे वर्चुअल मीटिंग हो रही है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है। मतलब वर्चुअल मीटिंग का क्या मतलब हो गया? मीटिंग मतलब जहाँ पे एक जगह मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में नहीं मिल रहे, सब अपने अपने ऑफिस में बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीट कर रहे हैं, तो वर्चुअली मिल रहे हैं, असलियत में नहीं मिल रहे हैं। और कोविड-19 चल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए ये वर्चुअल मीटिंगें की जा रही है। तब आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी प्रहलाद जोशी की बात करेंगे, ये हमारे कोयला मंत्री हैं। अभी इन्होंने सत्यभामा पोर्टल भी लॉन्च किया था। इनका निर्वाचन क्षेत्र धारवाड़ कर्नाटक में है। बाकी नरेंद्र सिंह तोमर, ये हमारे कृषि मंत्री हैं, मुरैना इनका निर्वाचन क्षेत्र है, और अभी इन्होंने किसान रथ एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और रमेश पोखरियाल निशंक हमारे एचआरडी मंत्री हैं, हरिद्वार इनका निर्वाचन क्षेत्र है, और अभी युक्ति पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था। वैसे युक्ति 2.0 भी अभी इन्होंने ही लॉन्च किया है। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे, मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर अभी किस देश ने बांग्लादेश से निर्यात पर शुल्क में 97% की छूट प्रदान की है? तो आंसर होगा चाइना ने।
तो अभी चाइना ने कह दिया है कि वो 1 जुलाई से बांग्लादेश से जो भी उत्पाद, जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनके शुल्क में 97% की छूट देगा, यानी कि 97 कम टैरिफ लगाएगा उन सभी प्रोडक्ट्स पे जो बांग्लादेश से चाइना में आ रहे हैं। और इससे होगा क्या, तो इसे बहुत ही कम दामों में बांग्लादेशी जो प्रोडक्ट हैं वो चाइना में मिल सकेंगे, और बांग्लादेश के जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो निर्यातक हैं, उनको भी फायदा मिलेगा। जो टोटल प्रोडक्ट्स होंगे जिन पे 97% कम टैरिफ लगेगा, वो लगभग होंगे 8256, ऐसा डेटा में बताया गया है। फिर अभी भारत के किस मेट्रो स्टेशन पर उत्तर भारत का पहला शी मैन स्टेशन बनेगा जिसमें ट्रांसजेंडरों के लिए विशेष सुविधाएं होगी? तो आंसर होगा नोएडा में। तो नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन को शी मैन मेट्रो स्टेशन में बदलेगा, और इसके बाद ये ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए रोजगार के अवसरों के लिए विशेष सुविधाओं वाला उत्तर भारत का पहला शी मैन स्टेशन होगा। हालांकि ये शी मैन स्टेशन तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है वहां पे केवल ट्रांसजेंडर ही जाएंगे, सभी यात्रियों के लिए खुला हुआ होगा। अच्छा, ट्रांसजेंडर से भी आपको याद आता होगा कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे खुलेगी? ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में खुलेगी। इसके अलावा ट्रांसजेंडर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बताता हूँ। अभी एक ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना था पाकिस्तान, और उन ट्रांसजेंडर महिला का नाम क्या था? आयशा मुदगल। बाकी अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर जज कौन है, तो जोईता मोंडल है। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर कौन है? तो पृथिका याशिनी है। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर सोल्जर शाहिबी, SHABI, शाबी बोलेंगे इनको, शाबी। फिर एक किस राज्य ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मिशन जीरो योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र के ब्रह्म मुंबई नगर निगम ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए ये मिशन जीरो योजना को शुरू किया है। और इस योजना में क्या होगा? 50 से ज्यादा डिस्पेंसरी वैन 2 से 3 सप्ताह के लिए मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के लोगों की जांच करेगी, क्योंकि आपको पता होगा वैसे भी सबसे ज्यादा कोविड-19 के पेशेंट आपको महाराष्ट्र में ही मिलेंगे पूरे भारत में। तो सिंपल सा याद रखो, मिशन जीरो योजना ये शुरू हुई है महाराष्ट्र में। फिर अंटार्कटिका में खोजे गए पहले जीवाश्म अंडे का नाम क्या है? तो आंसर होगा द थिंग। एक्चुअली में 2011 में चिली के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में एक रहस्यमयी फुटबॉल के आकार का एक जीवाश्म की खोज की थी, और इसे द थिंग नाम दिया गया था। अब आप सोचोगे 2011 की चीज हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं? तो अभी ये न्यूज में फिर से आया क्योंकि इस जीवाश्म मतलब होता है फॉसिल, तो इसका पता लगा लिया गया है कि ये क्या है। तो ये एक नरम खोल वाला अंडा है जो 68 मिलियन वर्ष पुराना है। देखो कितना समय पुराना है। जो कि एक प्रकार के विलुप्त हुए समुद्री सांप या छिपकली का अंडा है। डायनासोर के जमाने का ये। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बताता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास 5 से 8 मिलियन साल पुराने हाथी का जीवाश्म यानी कि फॉसिल मिला है, जिसे स्टेगोडन कहा जाता है। ये हाथी का एक प्रकार है। फिर IFTAS ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आंसर होगा T रविशंकर को। IFTAS मतलब इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, यानी कि भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाएं, और इसी के चेयरमैन बन गए हैं T रविशंकर। ये जो IFTAS है ना, ये RBI की पूर्व स्वामित्व वाली एक कंपनी है। और इसका काम क्या होता है? जो RBI हो गया या दूसरे जो बैंक हो गए या सहकारी समितियां हो गई या कोई भी अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है तो उसको महत्वपूर्ण सेवाएं देने का ये काम करती है। अच्छा, T रविशंकर तो इसके चेयरमैन बन गए हैं। इसके अलावा ये जो N राजेंद्रन है ये इसके CEO बने हैं। बाकी सेतुरमन पंचनाथन अभी हमने पढ़ाई था, अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के डायरेक्टर बने थे, और देवेंद्र कुमार सिंह सिडबी के नए डायरेक्टर बने। फिर किस राज्य की सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो बेसिकली महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए है ये। कैसे सपोर्ट किया जाएगा? तो देखो, गांव में आपको पता है बिजली चोरी वगैरह होती है, तो इसके लिए क्या करा जाएगा? स्वयं सहायता जो समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिलाएं होती हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे अगर कोई घर या कोई व्यक्ति चोरी करता है बिजली की, तो अगर कोई महिला उसकी कंप्लेन करती है, उसकी शिकायत करती है, तो उसके बाद में जो भी उसका बिल बनेगा, जो भी फाइन लगेगा, उसका 10% उस महिला को दिया जाएगा जिसने चोरी पकड़ाई है। इसी के साथ अगर कोई नया कनेक्शन वो करवाती है तो उसका भी कुछ इंसेंटिव उनको मिलेगा। तो इस तरह से उनकी आर्थिक सहायता की जाएगी, और इससे दो फायदे हो गए। बिजली चोरी भी रुकेगी, महिलाओं को भी सपोर्ट मिल जाएगा। एक तीर से 2 निशाने वाली बात हो गई। बाकी मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो अभी हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश सरकार ने कक्षा 5वीं तक की ऑनलाइन क्लासेस पे बैन लगा दिया है। अभी यहीं पे मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना भी शुरू की गई थी, और कुछ योजनाएं मैं आपको बताऊं, अभियान आपको बताऊं तो श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया गया है। यहाँ पे बुखार क्लिनिक
सेवा शुरू की गई, यहाँ पे दीदी वाहन सेवा शुरू की गई थी, रोजगार सेतु योजना शुरू की गई थी, एक FIR आपके द्वार योजना भी शुरू की गई थी। उसी तरह से मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करेंगे, ऐसी भी घोषणा की गई थी। चरण पादुका पहल भी शुरू की गई थी। एक मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना भी शुरू की गई थी। थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान भी यहीं पे शुरू हुआ था। एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना भी शुरू हुई थी। तो इन सब कारण से मध्य प्रदेश अभी न्यूज में था। इसकी कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बन गए और गवर्नर है लालजी दास टंडन। फिर एक कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का 10वां सबसे बड़ा एक्सचेंज बन गया है? तो आंसर होगा BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो मतलब क्या हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उनके मार्केट कैप यानी कि बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के 10 सबसे बड़े एक्सचेंजों में ये शामिल हो गया है। तो ये जानकारी अभी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज ने दी है कि BSE 10वें स्थान पर है, जिसका बाजार पूंजीकरण 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। टॉप पे कौन है? टॉप पे है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 19.3 ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ। बाकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से एक अपॉइंटमेंट मैं आपको बताता हूं, कुछ दिन पहले ही हुआ था ये, कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पहली इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर कौन बनी है? तो जयश्री व्यास बनी थी। बाकी इसके चेयरमैन विक्रमजीत सेन है, MD CEO है आशीष चौहान और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फिर अभी किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स के लिए पेटेंट मिला है? तो आंसर होगा इसरो को। तो अभी इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक स्पेशल लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स बनाए हैं जो गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरा कवर करते हैं। इसे मोस्टली एस्ट्रोनॉट्स के लिए तैयार किया गया है। तो ये जो सूट होगा, ये जो गारमेंट होगा, ये उन्हें सुइटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा। मतलब ना तो उन्हें ज्यादा गर्मी लगेगी, ना ज्यादा उन्हें सर्दी लगेगी। इसे आप काफी लंबे समय तक भी पहन सकते हो और इससे स्किन पर कोई जलन वगैरह, संक्रमण जैसी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते हैं। और इसी गारमेंट्स को बनाने के लिए इसरो को पेटेंट मिला है। पेटेंट मिलने का क्या मतलब हो गया? अब इन्होंने ये चीज बना ली, इनको पेटेंट मिल गया, तो अब सेम इसी तरह की चीज कोई नहीं बना सकता है। ये पेटेंट मिलने का मतलब हो गया। सेम इसी तरह से मतलब हो गया, जो इन्होंने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उसको बनाने में, उनको यूज करके सेम इसी तरह की चीज बना करके कोई दावा नहीं कर सकता है कि ये हमने बनाया है। ये उनका पेटेंट है, उनकी परमिशन से जरूर बना सकते हैं। जिस तरह से आपको एक एग्जाम्पल दूं मैं, लेज के जो चिप्स आते हैं, जिन आलूओं से वो बनते हैं, तो उन्हीं आलू को पैदा करके आप उसी तरह के चिप्स मार्केट में बेचोगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उस पे उनका पेटेंट है, उन आलूओं पे उनका पेटेंट है। और इस तरह का एक केस भी आया था, करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था कुछ समय पहले। गुजरात में कुछ किसानों ने उस तरह के आलू को पैदा कर लिया था, तो उस पे केस लगा दिया था लेज वालों ने कि भैया ये हमारा पेटेंट है, समझे, इनको आप नहीं उगा सकते हो बिना परमिशन के। अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो इसमें होगा क्या, मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और उसी के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। और इसके लिए राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मतलब बहुत कम पैसों में ये खाना, ये भोजन अवेलेबल होगा। अभी पैसे डिसाइड नहीं किए गए हैं कि कितना होगा, लेकिन जो भी होगा कम में ही होगा। मेन इसका उद्देश्य यही है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। और मैंने आप लोगों को बताया भी था, देखो अभी तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पहले थी वसुंधरा सरकार, बीजेपी की सरकार। तो उस समय एक योजना चला करती थी यहाँ पे, अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसमें 8 रुपए में भोजन मिलता था और 5 रुपए में नाश्ता मिलता था। तो कांग्रेस सरकार आई तो उस योजना को बंद कर दिया और अब उसी की तरह की ये योजना वो चला रही है, जिसका नाम क्या रखा है? बस इंदिरा रसोई योजना। बात तो वही है, मकसद तो वही है। अच्छा, रसोई योजना से कुछ आपको पॉइंट मैं आपको याद दिलाता हूँ। जैसे कि लॉकडाउन के समय गरीबों को खाना खिलाने के लिए मोदी किचन की शुरुआत की गई थी। कहाँ पे? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। तो वो भी आप ध्यान रखना। फिर अभी किसे उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो आंसर होगा वसीम जाफर को। तो पूर्व भारतीय बल्लेबाज हैं ये वसीम जाफर, और इन्हीं को अभी उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। बाकी सौरव गांगुली अभी BCCI के ये 39 नंबर के अध्यक्ष हैं। और अभी किसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे? ये JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे सुनील छेत्री के साथ। और ऋषभ पंत से याद रखना, ये JSW स्टील के बने थे। दोनों में साथ साथ आपको इसीलिए बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो सकते हो आप। JSW सीमेंट के तो सौरव गांगुली और सुनील छेत्री बने हैं, अभी लेटेस्ट है, 2-3 दिन पहले ही। और अभी ऋषभ पंत ये JSW स्टील के बने थे। MS धोनी ये पोकर स्टार के, जो कि एक ऑनलाइन ताश का गेम होता है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। फिर अभी किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए
यानी कि माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए केबीएल माइक्रो मित्र सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक ने। तो जो छोटे व्यवसाय होते हैं उनके लिए ये केबीएल माइक्रो मित्र नाम से नई सुविधा शुरू की है कर्नाटक बैंक ने। अब इसमें क्या होगा, तो छोटे उद्यमियों को, छोटे व्यवसायियों को, उनको 10 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल मदद मिल पाएगा इसके थ्रू। तो ये आप ध्यान रखना। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी इसने अपनी लोन प्रक्रिया को, लोन प्रोसेसिंग को पूरी तरह से डिजिटल कर लिया है। आईसीआईसीआई बैंक अभी इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की थी इसने। इंडसइंड बैंक मोबाइल पर करंट अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना है ये। कर्नाटक बैंक की बात कर लेते हैं तो 2-3 पॉइंट याद रख लो। एक तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और एमडी सीईओ इसके महाबलेश्वर एमएस है। अभी इनको फिर से रीअपॉइंट किया गया था, पुनः नियुक्त किया गया था। फिर अभी कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 संदिग्ध रोगियों के लिए अलग अलग इकाइयों वाले यानी कि यूनिट्स के रूप में रेल डब्बों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। तो देश में सबसे पहले यूपी के वाराणसी में मऊ जंक्शन पर ये कोविड कोच तैनात किए गए हैं और इस तरीके से कोविड-19 के मरीजों को रेल डिब्बों में बने इन आइसोलेशन वार्ड में रखने वाला पहला राज्य बन गया है यूपी। और यूपी से एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रतिजन परीक्षण यानी कि एंटीजन टेस्ट शुरू करने की भी घोषणा कर दी है ताकि कोविड-19 की जल्दी जांच हो सके। यूपी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, वैसे तो कई बार डेली करंट अफेयर्स में मैं आपको बता चुका हूं, तो याद रखो। एक तो पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना था आपका यूपी। जियो टेक कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य भी बना था यूपी, गूगल के साथ मिलकर के। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी बना है यूपी। और कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य भी बना है यूपी। उसके अलावा सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा वाला पहला राज्य भी बना है देश का यूपी। उसके अलावा और किस मामले में उत्तर प्रदेश अभी पहले नंबर पे था? हाँ, एक पॉइंट क्या था? हाँ, मनरेगा। मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य भी बन गया है यूपी। अभी उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी दर्जा मिल गया है, ये भी याद रखना। बाकी तो आप जानते ही हो, कैपिटल लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। जो आपके रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र यही है, इसका कैपिटल लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। फिर है कौन सा देश शस्त्र व्यापार संधि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में शामिल होगा? तो आंसर होगा चाइना। तो अभी चाइना ने ये घोषणा कर दी है कि वो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में शामिल होगा। अच्छा, इस संधि में होता क्या है? तो इसके जो सदस्य देश होते हैं उनको ये रिकॉर्ड रखना होता है, ये रिकॉर्ड बताना होता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे कितने हथियारों को, कौन से हथियारों को किन देशों को या समुदायों को बेच रहे हैं। तो बेसिकली इससे हथियारों के व्यापार पर रोक लगती है, मतलब जो इलीगल या जो गलत हथियारों की बेच खरीद है उस पर रोक लगती है। और इसका उद्देश्य भी यही है, दुनिया भर में गैर कानूनी तरीके से हथियारों के व्यापार पर रोक लगाना। और लास्ट टाइम आपको याद होगा 2019 में अमेरिका ने कहा था कि वो इस संधि को छोड़ देगा। क्या भारत इसका मेंबर है? भारत इसका मेंबर नहीं है। फिर अभी कोविड-19 महामारी के बीच अपने राष्ट्रीय चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? तो आंसर होगा सर्बिया। तो सर्बिया यूरोप का पहला देश बना है, ध्यान से सुनना, जिसने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपना राष्ट्रीय चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किया है। अच्छा, मैंने आपसे क्यों कहा ध्यान से सुनना? क्योंकि ये यूरोप का पहला देश बना है। दुनिया में पहला देश आपका कौन सा बना था? फिर अप्रैल में हम लोगों ने पढ़ा था, कोरोना महामारी में नेशनल इलेक्शन करवाने वाला पहला देश बना था साउथ कोरिया। सर्बिया की बात कर ले। अच्छा, सर्बिया के एक टेनिस प्लेयर को पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, नोवाक जोकोविच, आपने नाम सुना होगा, अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं ये। सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड है, करेंसी है सर्बियन दिनार और इसके प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर व्यूकिक। और बेलग्रेड से आपको याद होगा 2021 में जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी ये सर्बिया के बेलग्रेड में ही होगी, जो पहले भारत में होने वाली थी। फिर एक किस आईआईटी ने ध्रुव नाम से एक चिप डेवलप किया है? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे ने। तो अभी आईआईटी बॉम्बे के छात्रों और वहां के रिसर्चर्स ने मिलकर के एक स्वदेशी रिसीवर चिप जिसका नाम है ध्रुव, उसको डेवलप किया है। तो इस चिप को बेसिकली मोबाइल फोन या जो भी आपका नेविगेशन सिस्टम या डिवाइसेस होती है वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे लोकेशन की जानकारी या मार्ग वगैरह रास्तों को खोजने में यूज किया जा सकेगा। तो ये जो है ये भारत के नेविगेशन उपग्रह से प्राप्त संकेतों के जरिए जानकारी देगा। बाकी आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटाइन एप्लीकेशन को डेवलप किया और आयु सिंक जो कि एक डिजिटल स्टेथोस्कोप है उसको भी इसने बनाया था। बाकी आईआईटी कानपुर कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए हर दिन 25,000 मास्क बनाएगा, ऐसा इन्होंने बोला है। आईआईटी गुवाहाटी
फ्लाइजी मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया था और IIT रोपड़ वार्ड बोट नाम से एक रोबोट बनाया था इन लोगों ने। और एक बार फिर आप लोगों को बता दूं, खास तौर पे नए स्टूडेंट्स को अगर कोई देख रहे हो तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किस IIT ने अभी कौन सा पोर्टल या कोविड-19 में कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड ऑडियो मैंने बना दिया है जिसमें जनवरी से लेकर 15 जून तक जितने भी IITs आपके रहे हैं न्यूज में, चाहे किसी ने पोर्टल लॉन्च किया हो, चाहे कोई डिवाइस बनाई हो, चाहे कोई एप्लीकेशन बनाया हो, वो सब हमने कवर कर लिए। उसमें मुश्किल से 6-7 मिनट का ऑडियो होगा और सारे के सारे IITs आप एक साथ कवर कर लोगे उसमें। तो वो नहीं सुना तो सुन लेना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, IITs ऑडियो रिवीजन करके। फिर है भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय, ये कहां पे शुरू हुआ है? तो आंसर होगा अमेरिका में। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है वायु मतलब विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। और $50 लाख के बजट के साथ इसे लॉस एंजलिस में स्थापित किया गया है। अच्छा, अमेरिका से एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूं। अभी अमेरिका ने गीता पासी को इथियोपिया में राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो, नियुक्त तो अमेरिका ने किया है, वो भी इथियोपिया में। तो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारतीय मूल की है, गीता पासी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं इनका नाम। फिर अभी प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो आंसर होगा असम सरकार ने। तो असम की सरकार ने राज्य के जो छात्र छात्राएं हैं उनको वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से इस प्रज्ञान भारती योजना को शुरू किया है। तो इस योजना में क्या होगा, एक तो सरकारी स्कूल या कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो तो उस समय जो फीस लगती है वो आपकी माफ कर दी जाएगी, मुफ्त में आपको किताबें दी जाएगी, आपकी ड्रेस वगैरह अगर कुछ होती है तो वो आपको मुफ्त में दिया जाएगा, या जो भी आपके आवश्यक वस्तुएं हैं वो आपको मुफ्त में मिलेगी। इसके अलावा जो ग्रेजुएट्स हैं उनको 1000 रुपए और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको 2000 रुपए देगी सरकार, ताकि वो अपनी किताबें वगैरह खरीद सकें। साथ ही एजुकेशन लोन वगैरह आप लेते हो तो 50,000 रुपए तक की सब्सिडी आपको देगी सरकार, ताकि इस कोविड-19 के समय में परिवार वालों की मदद हो सके। बाकी असम की बात करेंगे, कैपिटल इसकी दिसपुर है, मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल और जगदीश मुखी यहाँ की गवर्नर हैं और यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम है अजय लांबा। अभी आपको याद होगा असम में जो कामाख्या मंदिर है वहाँ पे जो अंबुबाची मेला लगता है, इस बार इसे रद्द कर दिया गया कोविड-19 के कारण, और इतिहास में पहली बार हुआ है जब इसको रद्द करना पड़ा। बाकी आपको असम में मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। यहाँ पे आपको नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ये सब मिलेंगे। और इसी साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो तीसरा संस्करण हुआ था असम के गुवाहाटी में हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र टॉप पे रहा था। फिर है अभी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या रही? तो आंसर होगा योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, सेहत के लिए योग, घर पर योग। आपको पता है हर साल 21 जून को ही योगा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, सबसे पहला योग दिवस कब मनाया गया था? 2015 में मनाया गया था। तो आप देख सकते हो ये इसका 6वां संस्करण था। और थीम क्या है? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, सेहत के लिए योग, घर पर योग, ये आपको याद रखना है। और पूरे विश्व में तो इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन भारत में इसे आयुष मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। और आयुष मंत्रालय ने भारत में इसकी थीम क्या रखी है? योगा एट होम, योगा विद फैमिली। तो ये दोनों थीम आपको देखने को मिलेगी। वर्ल्ड लेवल पे जो थीम रही है, जो यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड की है, वो तो ये है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और भारत में आयुष मंत्रालय ने जो बताई है वो है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। मैंने आपको दोनों बता दिया। अच्छा, चलो आप लोग मुझे बताओ कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 के इवेंट के लिए किस शहर को चुना गया था? तो आपको पता होगा लेह लद्दाख में होना था ये, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया। और 21 जून को याद रखना, वैसे आपको पता होगा इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और सबसे लंबी रात कब होती है? 22 दिसंबर को होती है। और योग से एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरा जीवन मेरा योग नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉम्पिटिशन भी शुरू किया था। तो 21 जून को हमने मनाया अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस। वैसे 21 तारीख को और भी इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड म्यूजिक डे, ये 21 जून को ही मनाया जाता है। और इसकी थीम रही थी म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस। उसके अलावा 21 तारीख को ही वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी मनाते हैं। हाइड्रोग्राफी क्या होता है? ये पृथ्वी पर पानी और जल भंडारण का नाप, खोज और उसका विवरण देता है। और इसकी थीम रही थी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। फिर पाकिस्तान के किस राज्य में पहला हिंदू मंदिर बनाया जाएगा? तो आंसर होगा इस्लामाबाद में, और ये एक कृष्ण मंदिर होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बाकी पाकिस्तान से 2 नाम आप और याद रखो। एक तो अभी पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने थे, उनका नाम है राहुल देव। और पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जज बनी थी, ये सुमन कुमारी बनी थी, ये पिछले साल बनी थी, लेकिन आप एक साथ याद रखो, याद रहेंगी।
तो गाइज ये लीजिए, इस वीडियो में हमारा साथ यहीं तक था। उम्मीद करूंगा वीडियो को एंजॉय किया होगा आपने, अच्छा लगा होगा। और प्लीज वीडियो छोड़ने से पहले इसे शेयर जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में। आप इसे कहाँ पे शेयर कर सकते हो? अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, फेसबुक वगैरह यूज करते हो तो वहां पे वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हो। और जिस तरह से मैं आपको मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हो। और शेयर ना करो तो प्लीज कम से कम वीडियो को लाइक जरूर करना और अपनी एग्जिस्टेंस शो करना कि हाँ आपने इस वीडियो को देखा है और आपको ये पसंद आया। और क्विज वगैरह जरूर लगा लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, बस मस्त तैयारी रखो और मस्त रहो। थैंक यू गाइस।